बिहार दौरों का सीरीज आज हम लोग 16 नंबर का सीरीज करेंगे। इसके पहले जो भी वीडियो किए गए हैं इस बुक से आप प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी देख सकते हैं। आइए यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? हो जाएगा नीना सिंह, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक नीना सिंह बनी है। सुमन कुमारी पाकिस्तान में सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला बनी थी। तो गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी है। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। शिवांगी जोशी नौसेना में पहली महिला पायलट बनी है। ऋतु बहारी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य जो है मुख्य न्यायाधीश बनी है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अध्यक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक बनी है। अक्षता है, सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण किस विधि द्वारा होता है? आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वायुमंडल में ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा होता है। ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण, ऑक्सीजन का निर्माण स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषित हरे पौधे तथा सागरीय परितंत्र के पादप प्लवक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट यहाँ पढ़ लेते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन के चक्र के बारे में दिया गया है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन चक्र के संचालन का मुख्य कारण प्रकाश संश्लेषण है, जो आधुनिक वातावरण और पौधों पर जीवन के लिए जिम्मेदार है। जैव रासायनिक चक्रण, यह जीवमंडल के जैविक और अजैविक घटकों के बीच का सामंजस्य जीवमंडल को गतिशील और स्थिर बनाता है। इस सामंजस्य के द्वारा जीवमंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ और ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। ऑक्सीकरण, क्रिस्टलीकरण, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए आपका स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी है? आपका 21 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। इसका आशय ऐसा शासन से है जिसमें राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों तक हो, जिससे वे अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सके। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था तथा, चलिए इसे छोड़ दीजिए। स्थानीय स्वशासन का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर ही पुनः चुनाव कराने की बाध्यता दी गई है। स्थानीय स्वशासन में सभी स्तरों पर महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देने की बाध्यता है। देखिए सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान करने की व्यवस्था है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधित प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय की सूची में रखा गया है। यहाँ देखिए आपका महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के विचार के मुख्य प्रतिपादक थे एवं मुख्य समर्थकों में दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद एवं लाला लाजपत राय आदि शामिल थे। भीमराव अंबेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन समानती पुरुषवादी या जातिवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो मिलान वहीं पे कर लेंगे, यहाँ पे आंसर में दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपका माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स आर वेंकटरमण का जो है बुक है, और माई कंट्री माई लाइफ जो है लाल कृष्ण आडवाणी, द इनसाइडर पीवी नरसिम्हा राव, और डायनेमिक्स ऑफ एन ओपन सोसाइटी अटल बिहारी वाजपेयी, अवार्ड ऑफ लव सोशल हारमोनी नरेंद्र मोदी, और हेड्स एंड टेल्स मेनका गांधी, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव। ठीक है,
कुछ और पुस्तकें हैं यहाँ पे देखिए, मदर टेरेसा, नवीन चावला और डॉलर बहू सुधा मूर्ति और मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स ए विदेश मंत्री एस जयशंकर, अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर और द कॉन्स्पिरेसी गोटाबाया राजपक्षे, विक्ट्री सिटी आपका सलमान रुश्दी। ये सारी पुस्तकों को देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइए हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपका किस सिंधु सभ्यता स्थल से 2 कमरे का बैरक मिला है? तो हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हड़प्पा से 2 कमरे का बैरक मिला है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटेगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा के टीले या ध्वंस अवशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेमन ने दी। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया और 1923 में इससे नियमित उत्खनन आरंभ हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ और बातें। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले का नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। हड़प्पा में 6-6 की 2 पंक्तियां में निर्मित कुल 12 कक्षाओं वाले एक अनागार और अवशेष प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। यहाँ पे कालीबंगा के बारे में देख लेते हैं। यह राजस्थान के गंगानगर जिले वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस पराक हड़प्पा पुरास्थल की खोज सर्वप्रथम ए घोष ने 1953 ईस्वी में किया था। यह सरस्वती नदी यानी घग्गर नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा के प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा में कोई स्पष्ट घरेलू या बाहरी जल निकासी प्रणाली नहीं थी। मोहनजोदड़ो पढ़ लेते हैं। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यहीं से सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार है, विशाल अन्नागार है जो 45.7 मीटर लंबा एवं 15.23 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो का शायद सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। राखीगढ़ी के बारे में पढ़ लीजिए। राखीगढ़ी यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से अन्नगार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। यहाँ नेक्स्ट आइए देखते हैं, मिलान कर लेते हैं। तो यहीं पे मिलान कर लीजिए। यहाँ पे देखिए राज्य जो है मैच कर जाएगा राज्यपाल से, संघ आपका प्रधानमंत्री से, ग्राम पंचायत सरपंच से, नगर निगम महापौर से। ऐसे मैच कर लीजिएगा। यहाँ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 में राज्य का प्रावधान दिया गया है। कार्यपालिका राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्यों के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। संविधान के भाग 5 में 52 से लेकर 151 में केंद्र संघ का प्रावधान दिया गया है। कार्यपालिका संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक इसके अंदर आते हैं। ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 पंचायतों के बारे में दिया गया है। संविधान सभा ने स्थानीय शासन को नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 के तहत शामिल किया गया। अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। तदुपरांत 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के सादनगर विकासखंड में इसे शुरू किया गया। यहाँ पर देखिए नोट दिया गया है। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश
स्वीकार की। नगर निगम देखिए, भारत में नगर निगम 10 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले किसी भी महानगर शहर के विकास के लिए जिम्मेदार एक शहरी स्थानीय निकाय है। नोट यहाँ देखिए, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 29 सितंबर 1668 ईस्वी में की गई थी। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो यहाँ पे आइए पढ़ लेते हैं कौन होता है, देख लेते हैं आंसर। यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाएगा महान्यायवादी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल में। देखिए यहाँ पे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य के क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति किए जाते हैं। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। अनुच्छेद 88 भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने और अन्यथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह एक बार नियुक्ति होने के बाद इसके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष होती है। सबसे अधिक समय तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 2696 दिन थे। सबसे कम समय मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कमल नारायण सिंह 13 दिन थे। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्वारा कराई जाती है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो की आयु तक होती है। नियंत्रण एवं महालेखा संसद की लोक लेखा समिति के गाइड मित्र मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। आइए देखते हैं यहाँ पर महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हता रखता है। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो यह आपका मॉरिशस की राजधानी है। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत अफ्रीका के मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्वी दिशा में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। यहाँ की अधिकांश आबादी मॉरिशस क्रियोल भाषा बोलती है। मॉरिशस का संसद का नाम नेशनल असेंबली है तथा मुद्रा मॉरिशसियाई रुपया है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ के जो है कुछ चीज़ें दिए गए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हम लोग। कुछ राजधानियों को जान लीजिए। यहाँ पे सेशल्स के बारे में दिया गया, अफ्रीका में है, तो राजधानी विक्टोरिया है, भाषा ये सब है। और यहाँ पे संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। सेशलिस रुपया जो है यहाँ की आपका मुद्रा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है कोमोरोस अफ्रीका में ही है। यह मेडागास्कर के उत्तर पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। राजधानी का मोरोनी है, मुद्रा फ्रैंक है, याद रख लीजिएगा। यहाँ के संसद को असेंबली ऑफ द यूनियन कहते हैं। भाषाएं कोमोरियन, फ्रेंच और अरबी चलती हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए एक और दिया है देश मारिटीनिया, इसकी राजधानी आपका नवाकाचोट है और मुद्रा ओगुआ है। ये सब चीज़ें हैं, भाषा अरबी है और पार्लियामेंट यहाँ की संसद को हम लोग बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें दी गई है। देखिए राजधानी कम से कम याद कर लीजिए। अल्जीरिया आपका अल्जीरियस, और यहाँ के अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। मुद्रा दिनार है। पार्लियामेंट मोरक्को का रबात और दिरहम पार्लियामेंट। नाइजीरिया की अजूबा राजधानी है। नायरा यहाँ की मुद्रा है। नेशनल असेंबली पार्लियामेंट। नाइजर का नियामी है, फ्रैंक मुद्रा है। नेशनल असेंबली बोलते हैं यहाँ के संसद को। नमीबिया जो है विंडहॉक राजधानी है। रैंड यहाँ की मुद्रा है। नेशनल असेंबली बोलते हैं। सोमालिया मोगादिशु यहाँ की राजधानी है और सीलिंग जो है
मुद्रा है और संघीय संसद यहाँ की संसद को हम लोग बोलते हैं। सूडान देखिए राजधानी खार्तूम है और यहाँ की मुद्रा पाउंड है, नेशनल असेंबली बोलते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा है, पाउंड यहाँ की मुद्रा है और पार्लियामेंट बोलते हैं। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है और बीर जो है यहाँ की मुद्रा है और फेडरल पार्लियामेंट असेंबली यहाँ की जो हो जाती है। तांजानिया की राजधानी डोडोमो है, सीलिंग यहाँ की जो है मुद्रा है और पार्लियामेंट यहाँ की संसद है। घाना को जो है आकारा राजधानी है, केडी मुद्रा है, पार्लियामेंट है वहाँ की संसद। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है, रैंड मुद्रा है, पार्लियामेंट यहाँ की भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, जिम्बाब्वे की हरारे है, केन्या की नैरोबी है। इसे याद रख लीजिएगा, यह मैथ का क्वेश्चन है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तोल्कापियम, जो है आंसर डी करेक्ट आपका हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तोल्कापियम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना तोल्कापियार के द्वारा किया गया था। इस ग्रंथ से हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 जो है प्रकरणों का जो है मिलता है। ब्रह्मा, देव, अर्श, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। यहाँ देख लीजिए अन्य संगम साहित्य निम्नलिखित हैं। आपका शिल्पादिकारम जो है इंग्लो अडिगल के द्वारा, और मणि मेखलाई जो है शीतलय सतनार के द्वारा, और जीवक चिंतामणि जो है तिवक देवर के द्वारा। ये सब चीज़ें हैं। कुछ और पुस्तकें यहाँ पे देख लीजिए। तिरुकुरल जो है तिरुवल्लुवर द्वारा, और इरा मावतारम जो है कंबन के द्वारा। अन्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। शिल्पाधिकारम जो है पायलो का गीत को तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य माना जाता है। रामकथा के अनेक तमिल संस्करणों का इरामवारतम सबसे प्रसिद्ध है। पांड्यों राज्यों के संरक्षण के कुल 3 जो है संगम आयोजित किए गए थे। यहाँ पे देखिए प्रथम जो है संगम जो है मदुरई में अगस्त्य की अध्यक्षता में, और दूसरा संगम का पाटपुरम में अगस्त्य की अध्यक्षता में, और तीसरा मदुरा में नकरीर याद रख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए नोट दिया गया है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिसके तमिल कवि एक विद्वान एकत्रित होते थे। यहाँ देखिए आपका वाकाटक राजवंश के बाद किस राजवंश ने दक्षिण भारत में शासन किया? तो आपका चालुक्य राजवंश, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। पढ़ लेते हैं इसके बारे में, आइए। तो देखिए यहाँ पे वाकाटक राजवंश के बाद चालुक्य राजवंश ने दक्षिण भारत में शासन किया था। वाकाटक राजवंश 3री शताब्दी ईस्वी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण पथ में शासन करने वाला समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित तथा सुसंस्कृतिक था। बदामी के चालुक्य ईसा की 6ठी शताब्दी के मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिण पथ पर चालुक्य वंश का सखा अधिपत्य रहा था। यहाँ नेक्स्ट आइए देख लेते हैं हम लोग, आगे चल के देख लेते हैं, या इसको देख लीजिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है एंशिएंट हिस्ट्री में। देखिए यहाँ पे मेडाइवल का हो जाता है क्वेश्चन शायद। देखिए चोलों का साम्राज्य 9वीं शताब्दी में पलो के आपका ध्वंसवेशों पर स्थापित हुआ। चोल वंश का संस्थापक विजयालय 850 से 887 ईस्वी थे, जिसकी राजधानी आपका तंजौर या तंजौर था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने आपका गंगईकोंड की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। सतवाहन राजवंश के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दी और सतवाहन वंश की स्थापना की थी। सतवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सतकर्णी गौतमी पुत्र और सतकर्णी वशिष्ठ पुत्र, वर्क पुलमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी। इस राजवंश के शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल ने आपका गद्धा सप्तशती तथा गुणाढ्य ने बृहद कथा नामक पुस्तक की रचना की थी। यहाँ देखिए आपका
सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूया यज्ञ किया था। सतवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत लिपि ब्राह्मी थी। सतवाहनों ने चांदी, तांबा, सीसा, कोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। ये शीशे का प्रचलन कौन किया था? काफी बार पूछा गया, तो सतवाहन याद रखिएगा। राष्ट्रकूट राजवंश। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी राजधानी जो है मणिकार या मानेखेत, वर्तमान मालखेड़, सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष, कृष्ण सेकेंड, इंद्र थर्ड एवं कृष्ण थर्ड। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुवराष्ट्र वंश का पहला शासक ध्रुवराष्ट्र वंश का पहला शासक था, जिसने कनौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार शासक वंशराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, आइए। अशोक के टोपरा अभिलेख किसने सर्वप्रथम खोजा था? तो आपका फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अशोक के टोपारा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम खोजा था। फिरोज शाह तुगलक जब टोपारा कला गुजरात के गिरनार की पहाड़ियों में शिकार के लिए आया तब उसकी नज़र इस स्तंभ पर पड़ी। पहले वह इसे तोड़ना चाहता था, लेकिन बाद में इसे अपने साथ दिल्ली ले जाने का मन बनाया। इस बात का वर्णन इतिहासकार संयम सिगराज ने जो है फिरोज शाही में किया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में आपका पैंथलेर ने की थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पढ़ लेते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, या थोड़ा सा दिया गया इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि उरुमंदई अभिलेख का विषय आर्थिक था। कैप्टन हॉकिंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक राजनयिक था। यह मुगल शासक जहांगीर के समय में 1608 में मुगल दरबार में आया था। सर्वप्रथम किसी का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? आपका मेहरगढ़, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम किसी का साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ था। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थान कोहलडीवा, इलाहाबाद जिला, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है स्थित आपका लौरा देव। यहाँ आपका 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के बीच के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। देखिए यहाँ पे मुख्य नवपाषाण कालीन स्थल बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, रेनीगुंट आंध्र प्रदेश, सोहन घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूम झारखंड। ठीक है, यहाँ देखिए नवपाषाण कालीन स्थल ब्रिजहोम गुफा कराल जम्मू कश्मीर के अनेक गर्तवास में की आदि प्राप्त हुए हैं। ब्रिजहोम में विशिष्ट आयताकार कुल्हाड़ी एवं कुत्ते का अपने मालिक के साथ अपनाए जाने का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, चिरांद जो है बिहार के प्रचुर मात्रा में हड्डी का उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींग के हैं। नवपाषाण कालीन उपकरणों में कुल्हाड़ी, बांसुरी, छेनी, खुरपी और कुदाल, हथौड़े आदि प्रमुख हैं। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। इसके प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। कुछ हड़प्पा कालीन स्थल एवं उनके उत्खनन देख लेते हैं। स्थल है, नदी है, उत्खनन करता है। वर्तमान स्थिति हड़प्पा जो है रावी नदी, दयाराम साहनी और वर्तमान स्थिति आपका मोंटोगमारी है। 1921 में जो है माधव स्वरूप जो बस 1933 में इसके खोज किए थे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे राखलदास बनर्जी ने खोज किया और लड़कना में खोज किया उत्खननकर्ता, और लड़कना सिंध में जो है इसका वर्तमान स्थिति थे। चन्हूदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे अर्नेस्ट मैके ने उत्खनन किया था, इसका सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कालीबंगा घगर नदी के किनारे है। बीबी लाल एवं बी के थापर इसके जो उत्खनन करता है, राजस्थान में पड़ता है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे जेपी जोशी ने खोजा था और गुजरात में पड़ता है।
बनवाली सरस्वती नदी किनारे आपका RS बिष्ट ने किया था हरियाणा में। ठीक है, ये सारी बातें चीज देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यह आपका इब्न बतूता के द्वारा रेहला पुस्तक लिखा गया है। आइए पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, जो लगभग 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विस्तृत जानकारी किताब उल रेहला में वर्णित है। देखिए यहाँ पे रेहला में तत्कालीन डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। अन्य महत्वपूर्ण सल्तनतकालीन पुस्तकें, आपका लजत-ए सिकंदरी, यह पुस्तक संगीत से संबंधित है, जिसकी रचना सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुई थी। आपका तबाकात-ए नासिरी, यह मिनहाज उस सिराज की रचना है। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी से लेकर नसरुद्दीन महमूद तक के इतिहास का वर्णन मिलता है। यह पुस्तक मुख्य रूप से इलवरी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद से संबंधित है। तारीख फिरोज शाही, यह जियाउद्दीन बर्नी की कृति है। इसमें बलबन को सिंहासनारोहण से लेकर के फिरोज शाह तुगलक तक के शासनकाल का वर्णन है। फतुहते फिरोज शाही, यह फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। फतुह उस सलातीन, यह इसामी की कृति है। इस पुस्तक में आपका मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा गठित विभाग दीवान रियासत का उल्लेख मिलता है, जिसे सुल्तान ने विद्रोहियों का पता लगाने के लिए बनाया था। इसमें चरखे का उल्लेख मिलता है। यह पुस्तक बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को समर्पित है। तारीख मुबारक शाही, यह यहिया बिन अहमद सिरहिंदी की रचना है। सैयद वंश के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। फिरोज शाह तुगलक की नहर प्रणाली का वर्णन इसमें मिलता है। द्रव्य परीक्षा, यह टक्कर पेरू की कृति है, जो अपभ्रंश में लिखी गई है। टक्कर पेरू अलाउद्दीन खिलजी का टकसाल प्रमुख था। तूतीनामा, यह जिया नक्शवी की कृति है। यह संस्कृत कहानियों का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, निम्नलिखित स्वतंत्रता संघर्ष की घटनाओं का विचार कीजिए। तो देख ले क्या देखना है, इसमें उपयुक्त सभी को घटित जो है डेट के हिसाब से बताना है। तो आइए इधर लिखा हुआ है, हम लोग सीधा पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया, जिसमें कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार को गठन करने की मांग को खारिज कर दिया था। नेक्स्ट यहाँ देखिए, कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया तथा पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा द्वितीय विश्व युद्ध में अपना आप को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह पौनार आश्रम से आरंभ किया गया। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले, बाद में जवाहरलाल नेहरू और दूसरे एवं ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही बने। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। क्रिप्स मिशन में भारत के लिए अधोलिखित प्रावधान है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यथाशीघ्र भारत के स्वशासन डोमिनियन स्टेट का अधिकार दिया जाएगा। पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करते हुए उनके सदस्यों की संतुष्टि हेतु यह आश्वासन दिया गया कि जो प्रांत इससे असहमत हैं और वे पूर्ववत एवं पूर्णतः स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वे रह सकते हैं। भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के
मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर समझौता होगा। वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। क्रिप्स की भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की जगह डोमिनियन स्टेट संविधान सभा में रियासतों के शासकों द्वारा नामांकित होंगे और मौजूदगी होगी। तब भारत में संभावित विभाजन पर कड़ी आपत्ति थी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर जो है दिनांकित चेक तथा ऐसे बैंक का नाम दिया जो टूट रहा है, कहा। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करने पर क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में हुए कांग्रेस समिति की बैठक में अंग्रेज भारत छोड़ो के प्रस्ताव को अंगीकार किया। इस आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी, सरोजिनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में, जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और जयप्रकाश नारायण को हजारीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल में दिवाली की इस रात को भाग कर नेपाल चले गए। वहां जाकर उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया। सितंबर 1942 के बाद बढ़ते हुए ब्रिटिश दमन के विरुद्ध यह आंदोलन भूमिगत हो गया। भूमिगत नेताओं में प्रमुख जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और आसफ अली आदि थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। 7 मार्च 1943 को उन्होंने भूख हड़ताल वापस ले ली। बाद में खराब स्वास्थ्य के कारण 6 मई 1944 को उन्हें रिहा कर दिया गया। ठीक है, चलिए आज तक यहीं पे एंड करते हैं, बाकी फिर से मिलते हैं।